कम से कम वहाँ शांति से घर में बैठ के तसल्ली थी, वे शांति से जीने देंगे। इनकी तसल्ली नहीं भाई ये घर में आके भी कोई ना कोई टैक्स मांग लेंगे। रोड पे ऐसे जैसे गिद्ध शिकार को नहीं तकते, ऐसे तकते रहते हैं एडी ठाके, कोई मास्क कि कोई फंस जाए 500 रुपये वाला। मुंह से बहुत कड़वे आदमी है, मुंह फटा आदमी है, लेकिन दिल से बहुत साफ आदमी है। पंडित जी ने राजनीति का सारा भोग कर लिया, जवानी में भी किया, अब इस उम्र में भी कर लिया। अब इनको चाहिए कि नारणों नलके की जनभावना को देखते हुए राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति की अंतिम सीमा क्या है। अब हम हर रोज़ अगर हलवा खाना शुरू कर दें तो एक सैचुरेशन स्टेज आती है कि ना यार अब और नहीं खाया जाता, बहुत हो लिया है, हलवे से जहर हो जाता है हलवा, ये हालत हो जाती है। तो राष्ट्रवाद ठीक है, हर भारतीय को राष्ट्रवादी होना चाहिए, देश के प्रति सम्मान होना चाहिए, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ राष्ट्रवाद का ढिंढोरा बजा बजा के मैं समझता हूँ लोगों के कान 2024 तक पक जाएंगे। गुरनाम जी नहीं दिखे वहाँ पे थे, टोटल एक आदमी भी नहीं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक स्टेटमेंट भी नहीं दी। अब मैं इसके कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने भी फ़ोन पे उनके साथ में मैं भाई क्यों पीछे क्यों उठ, उन्होंने राजनीतिक बात नहीं, खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चुनाव लड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक वो चेहरा है जो फिलहाल किसानों को उम्मीद नज़र आ रही है। मैं हो सकता हूँ उनका विरोधी रहूँ या उनके पक्ष में, लेकिन उनको कठोर जो सत्य हैं राजनीति के वो सीखने पड़ेंगे, वरना ये राजनीति के गिद्ध जो है ना, बड़े बड़े ये गुंडे हैं, ये बड़े बड़े जो वो हैं, ये इनको जीरो कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मेरा नाम है मोहित। आज हमारे साथ हैं संदीप भारती, हमारे युवा क्रांतिकारी नेता। आपने कई बार इनको सुना भी होगा, देखा भी होगा, और ज़्यादा परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे हरियाणा में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको जानना है तो सिर्फ यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं संदीप भारती लिखिए, इनके अलग अलग आर्टिकल्स, वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे। तो आज हमारे साथ हैं भाई, इनसे पूछेंगे इनके बारे में कि संदीप भारती कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं, और भी अलग अलग 2-3 सेगमेंट के अंदर वीडियो को रखेंगे और आपके सामने संदीप भारती को रखेंगे कि इंसान कैसे हैं और भविष्य में क्या सोचते हैं हमारे भारत, हमारे हरियाणा को लेके। नमस्कार भाई। नमस्कार। नमस्कार। एक बात बताइए, सबसे पहले आपके बारे में कई लोगों ने, हमने भी सुना है, देखा भी है, अगर आपसे मैं पूछूँ तो संदीप भारती कौन है, कहाँ से आए हैं? देखिए, संदीप भारती एक इतिहास का विद्यार्थी है जो इतिहास से सीख लेके अपने वर्तमान को सुधार के और भविष्य के लिए चाहता है कि एक नया रास्ता इस आने वाले जो हमारा समाज है उसको दिया जाए। और इसके लिए पिछले मेरे 12-15 साल का ये राजनीतिक गैर राजनीतिक संघर्ष रहा है। उससे पहले मैं एक स्टूडेंट था बेसिकली। आपने पढ़ाई मतलब बेसिक स्टार्टिंग स्कूलिंग कहाँ से की है? मेरी स्कूलिंग हिसार से हुई है और मेरी MBA मास्टर डिग्री है हिसार से, गुरु जम्बेश्वर से। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने LLB करी। LLB की, ये ऐसे LLB की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? एक बैचलर तो जब मास्टर्स थी तो कैसे जाना हुआ? देखिए, MBA के दौरान और बाकी जो मेरी स्टडीज़ थी उसके दौरान हमने जितने भी आंदोलन करे, छात्र राजनीति करी हमने खुल के, लठवाड़ी भी करी, आंदोलन वाली भी करी, मुकदमे हो गए बहुत सारे। और मुकदमों में बार बार जो हमने प्रक्रिया देखा, कानून व्यवस्था को देखा, तो मन में हुआ कि हमारे को हिस्सा होना चाहिए इस कानून व्यवस्था का, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स दिखे, कमियां दिखी कानून व्यवस्था में। दूसरा, मेरे को ये लगा कि किसी भी तरह के जन आंदोलन के लिए, किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए आपको देश के कानून की समझ और उसके बारे में एक्सपर्टाइज जरूरी है। देश की आज़ादी का आंदोलन हो चाहे उसके बाद हो, जो वकील समाज है उसमें जो एक चीज़ों के प्रति समझ डेवलप होती है, मेरे को लगा मुझे उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो इसलिए मैं 2009 में दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया था, यहाँ से आंदोलन अपने जितने थे समेट के, और 3 साल मैंने लॉ के साथ साथ वहाँ पे दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति का और समाज नीति का अध्ययन किया। तो ये लॉ सिर्फ एक पढ़ाई के लिए नहीं थी, लॉ समाज को जानने के लिए और एक वकील के रूप में जो एडिशनल आपको एडवांटेज मिलती हैं समाज को सीखने में, समझने में, राजनीति को सीखने समझने में, उसके लिए मैंने करी थी। आपका जन्म कहाँ हुआ? प्रॉपर गांव में? हाँ जी, मेरा जन्म गांव हुआ। आपका गांव है बुडाना गांव, जो नारनौल के में पड़ता है? जी, नारनौल विधानसभा क्षेत्र। आपके जो विधायक है राजकुमार गौतम, रामकुमार गौतम, उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पे सवाल जवाब अलग तरह के होते हैं, लेकिन रामकुमार गौतम, मैं सच्चाई बताऊं, दिल से बताऊं कि दिल से साफ आदमी है। मुंह से बहुत कड़वे आदमी है, मुंह फटा आदमी है, लेकिन दिल से बहुत साफ आदमी है। और आज की राजनीति में यदि सारे के सारे आदमी ऐसे हो जाएं तो माहौल कुछ ज़्यादा सुधर सकता है। लेकिन मुद्दों की बात है, जो उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी थी, जाट आरक्षण के खिलाफ शुरुआत करी, एक जाति विशेष को जैसे बाद में राजकुमार सैनी ने टारगेट करा, उस तरह से शुरुआत करी तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा जहर था। लेकिन इनका जो लंबा जो हमने आचरण देखा कि ये कहने मेरे करने में इनका ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक मैं आम नौजवान के नाते देखूं तो मैं एक सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं, लेकिन जब मैं अपनी जाति की सोच के देखता हूं तो जाट आरक्षण हमारे को 1991 में मिल गया था। रामकुमार गौतम का विशेष योगदान है, पंडित जी का,
उसको खारिज कराने में, तो मन में एक गुस्सा भी पैदा होता है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए श्री राम कुमार गौतम ने हमारे को इतना पीछे धकेल दिया। दूसरे, अब इनका देखो आचरण तो ठीक है, जो सामाजिक आचरण, निजी आचरण है, लेकिन राजनीतिक तौर पे जिस तरह से ये कुर्सी से चिपके हुए हैं, अब भी इनके प्रति मेरे मन में ये होता है कि पंडित जी ने राजनीति का सारा भोग कर लिया, जवानी में भी किया, अब इस उम्र में भी कर लिया। अब इनको चाहिए कि नारनौंद हल्के की जनभावना को देखते हुए ये जो सीट थी, इस सीट पे प्रोग्रेसिव कोई चेहरा होना चाहिए था। इस सीट पे पंडित जी जो है ना कुंडली मार के बैठ गए। कुंडली इन द सेंस, ना तो ये कह रहे कि मैं विधायक हूँ, मेरे हाथ में ताकत है, और ना ही ये इसको क्विट कर रहे हैं। अब नारनौंद हल्का ये मान के चलो, हरियाणा में ऐसा हो रहा है माहौल की 89 ही हल्के हैं, 90 वाला हल्का तो गौतम साहब ना तो सरकार के ना विपक्ष के, वो कहीं के नहीं है। तो आदमी जब आपका रिप्रेजेंटेटिव वो कहीं का नहीं रहता तो निश्चित तौर सरकार के तो है ना, वो सरकार के वो हिस्सा अपने निजी तौर पे, अपने जो हमारे भाई हैं रजत गौतम, उनको एडजस्ट करा दिया, और खुद के भी जो छोटे मोटे काम वो करवा लेते हैं, लेकिन हल्के के विकास के नाम पे वो नहीं है। हल्का ये मान के चलो कि नारनौंद हल्का अपना विधायक ही हल्का है, 89 ही हल्के हैं हरियाणा में जिनकी पूछ परवाह होती है। गौतम जी बड़े बयान फेंकने के लिए सौदा है कुछ नहीं, इस तरह के बयानों से चर्चा में बने रहते हैं, हरियाणा में जिगरा रहता है। लेकिन ये हमारा जो हल्का था ना, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पे और विकास की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया। और उसका कारण सिर्फ ये है कि गौतम जी उम्र के इस पड़ाव में चिपक के बैठ गए सत्ता की। जैसा उनकी छवि थी, हमने उनके खिलाफ होते हुए भी, क्योंकि वो जाट आरक्षण में हमारी जाति के खिलाफ थे, उसके बाद भी हमारे मन में उनके लिए सम्मान था। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि कुर्सी के चक्कर में गौतम साहब अपना सम्मान भी खत्म कर लेंगे धीरे धीरे। आपने 2014 का इलेक्शन देखा, 19 का देखा, आपकी उम्र कितनी है पहले बताइए? मेरी उम्र 36 है जी। 36 है, तो आपने मुझसे कुछ ना कुछ ज़्यादा देखा, तो मैं सिंपल पूछना चाहता हूँ, तो 14 से पहले की जो राजनीति थी या कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद की दोनों सरकारों अगर लेकिन कंपेयर ही करते हैं हम, तभी तो वोट डालते हैं कंपेयर करके, कोई अच्छा लगा तो उसको दे दिया। अब कंपैरिजन करो इन दोनों सरकारों का, तो आपने इनफ टाइम देखा है, उनके 2 देख लिए, इनके भी 2 ही हो गए होंगे 2, तो क्या फ़र्क लगा? देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क ये था, कांग्रेस अगर कोई काम ना करती थी ना, वो किसी को घर जाके नुकसान नहीं करती थी। ये ऐसे हैं, ये मतलब ऐसी तसल्ली नहीं है कि यहाँ आके भी हिसाब किताब मांगना शुरू करते। कांग्रेस के राज में एक आम आदमी को ये था कि भाई चलो कुछ अच्छा नहीं होगा ना तो बुरा नहीं होगा, लेकिन इनकी तो तसल्ली नहीं, ये किस सीमा तक चले जाएं। अब कोरोना के चक्कर में इन्होंने, मतलब मैं कह दूं तो जेब कतरों जैसा काम बना रखा है। हर चौक चौराहे पे, गली मोहल्ले में, अपना इवन की गांव में भी कह रहे हैं पटवारियों को भेज के चालान कटाएंगे। शहर में कहीं चले जाओ, किसी कॉलोनी में चले जाओ, वहाँ भी खड़े मिलते हैं। वो रोड पे ऐसे जैसे गिद्ध शिकार को नहीं तकते, ऐसे तकते रहते हैं ईडी ठा के, कोई फंस जाए 500 रुपये वाला। हम कोर्ट में कस चले गए तो वहाँ भी भोले भाले आदमी आते हैं कोर्ट में, यार जो फंसता है बेचारा वही जानता है, वहाँ भी बिठा रखे स्पेशल, दूर से कैमरा लेके दूर से खींच ले, कहीं कोई फोटो खींच लिया, मेरा सा तमाशा है। तो इस सरकार ने आम आदमी को इतना भारी भरकम तरीके से परेशान कर दिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई सरकार जो है ना, ये एक गुंडागर्दी नहीं होती, जैसे मोहल्ले में कोई गुंडा हो जाए और सारों को यार वो गुंडा आ जाएगा, तो ऐसा डर कायम कर दिया। अच्छा, कितनी तरह के इन्होंने कागजी चीज़ें लागू कर दी। एक आदमी घर पे शांति से नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? आज उसको ये कागज़ पूरा कराना, कल उसको ये कराना, अब इनका ये डाटा देना, अभी वो डाटा। अरे भाई, सरकार का मतलब क्या होता है? हमारे जीवन को शांति की ओर लेके जाना, हमारे जीवन को आनंद की ओर लेके जाना, यही तो जीवन का उद्देश्य है। और सरकार के भी काम है सुखमय करना, इसको कहे ना, सुख देना आदमी को। अरे ये सिर्फ दुख ही दुख दे रहे हैं। अब हुड्डा राज में मैं कोई बड़ाई नहीं करता उनकी, लेकिन ये नहीं था। हालांकि किसान आंदोलन हमने करे, लड़ाई लड़ी और पूरे नहीं हुए। स्वामीनाथन की बात उन्होंने करी, कर्जा मुक्ति की बात करी, लेकिन पूरे नहीं करे उन्होंने। मैं उनको ये नहीं कि सराह सकता हूँ, लेकिन कंपैरिजन में कम से कम वहाँ शांति से घर में बैठ के तसल्ली थी, वे शांति से जीने देंगे। इनकी तसल्ली नहीं भाई, घर में आके भी कोई ना कोई टैक्स मांग लेंगे। 14 से 19 के बीच का टाइम देखा आपने, पहला उनका टाइम पीरियड पूरा हुआ। 19 में और भी ज़्यादा जन समर्थन मिलता है, और भी ज़्यादा जन समर्थन बीजेपी को नहीं मिला है। मैं इस बात को, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये जितना कि भी इनकी 40 सीटें 41 सीटें आई हैं, जैसे आई हैं 40 सीटें इनकी, उसका आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल लेवल पे, एमपी लेवल पे। जब देखिए, नेशनल लेवल पे बीजेपी ने कुछ लोक लुभावन काम करके और एक वोट जो ग्रुप हैं, वोटिंग जो ग्रुप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इस देश में ऐसा है, मैं आपको वैज्ञानिक बात बताऊं कि 30 से 35% लोग राजनीतिक तौर पर इनएक्टिव हैं। उनको यही नहीं है कि कहाँ वोट जा रहा है, क्या जा रहा है, पड़ता। हाँ, तो इनके पास एक तो तंत्र बहुत मजबूत है, इनका जो संगठन है बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये आखिरी आदमी तक पहुंच रखते हैं, वोट के लिए, काम के लिए नहीं करते पहुंच। जो पन्ना प्रमुख की, हाँ जी, ये पन्ना प्रमुख क्या, गली प्रमुख क्या, ये मोहल्ला प्रमुख क्या, ये तो घर प्रमुख बना रखे थे।
आपको मैं बता दूं, ये बड़ौदा और बाकी जो इलेक्शंस होते हैं इनके तो घर प्रमुख हैं, जितने वोटर जितने मतलब परिवार उतने इनके आदमी बैठ जाते हैं। तो एक तो इनका संगठन मजबूत है। दूसरा क्या है कि इन्होंने वोटर ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। जैसे ये उज्ज्वला योजना के नाम पे देख लिया, इतनी महिलाओं का रखा, एक एक आदमी का डाटा रखते हैं, घर जा के याद दिलाते हैं। तीसरा क्या है कि प्रकृति जो है ना, मैं बात बताऊँ इलेक्शन के साथ साथ प्रकृति इनके पक्ष में है। ऐसा कुछ न कोई घटना हो ही जाती है। अब वैसे तो पाकिस्तान वाले मोदी को देख के राजी नहीं है, लेकिन पुलवामा होने के बाद मतलब ये भारत पाकिस्तान का मुद्दा ही दोबारा लाने का माध्यम बन गया। और चौथा जो फैक्टर है वो है विपक्ष का कमज़ोर होना। राष्ट्रीय स्तर पे जब आखिर में मान लो चलो मोदी से खिलाफ है सारे, इस बार भी खिलाफ बहुत ज़्यादा थे, किसान सारे खिलाफ थे। अल्टरनेट जब देखने लगते हैं तो राहुल गांधी का चेहरा देखते ही लोग बैकफायर कर जाते हैं कि भाई मोदी की जगह आएगा कौन, आएगा राहुल गांधी, फिर वोटर जाते हैं। अब राहुल गांधी को मैं ऐसा नहीं कहता कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन या तो परिपक्व तरीके से राजनीति करें, 5 साल अपना जनता के समाज के बीच में रहें। अगर नहीं कर सकते तो रिप्लेस कर दें। हरियाणा में जैसे भूपेंद्र हुड्डा को मौका दिया, हमारे बड़े हैं, देखा आपने एकदम से रिजल्ट। देश में भी किसी चेहरे को आगे कराया जाए ना, सचिन पायलट को आगे कराया जाता है, ज्योति सिंधिया को कराया जाता है, खुद प्रियंका गांधी को कराया जाता है, तो नरेंद्र मोदी सरकार को एक बड़ा चैलेंज मिलता है। एटलीस्ट ऑप्शन तो हो। हाँ, अब लोगों के पास, अब मेरे को अब दोबारा लग रहा है 24 में यही होगा कि राहुल गांधी को फिर घुमा फिरा के तैयार करके लिपा पोती करके फिर पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद के चेहरे में। तो जो गंभीरता एक देश के प्रधानमंत्री में हमारा नौजवान देखता है, खासतौर पर सोशल मीडिया पीढ़ी, वो राहुल गांधी में नज़र नहीं आती। और मोदी से जब कंपेयर होता है, मोदी तकड़े वक्ता हैं, नब्ज पकड़ना जानते हैं, तो मोदी एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, डिसाइडिंग बन जाता है लास्ट में जाके, सारी चीज़ें जहाँ फेल कर देता है। तो 24 का क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा? 24 में देखिए अभी जो है ना, ये जो 4G आई थी जनरेशन, 4G का मतलब जो डिजिटल सोशल मीडिया जनरेशन थी, 5G आ रही है। चीज़ें और ज़्यादा तेज़ गति से लोगों के बीच में आएंगी और बहुत जल्दी जल्दी चेहरे बदलेंगे, मुद्दे बदलेंगे। आप ये देखिए, जब ये खाली हमारा प्रिंट मीडिया था, एक मुद्दा चलता रहता था, बहुत दिनों तक लोगों के दिमाग में रहता था। जब ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल आए तो एक मुद्दा 5-7 दिन चलता था। आज के दिन सोशल मीडिया का हाल ऐसा हो गया, घंटों के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। एक चेहरा वो 2 दिन नेता है, तीसरे दिन उसको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो जो ये स्टेबिलिटी होगी ना मुद्दों की, नेताओं की, ये स्टेबिलिटी का पीरियड बहुत कम हो गया, ड्यूरेशन बहुत कम होगी। तो रोज़ मुद्दे बदल रहे, रोज़ चेहरे बदल रहे। अब 2024 तक किशोर समाज जाएगा, उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तो देखिए किसान का इशू बहुत बड़ा, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बहुत बड़ा होने वाला है। तो किसान के इशू को बीजेपी कैसे टैकल करती है, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर हैं। दूसरा इशू जो होने जा रहा है कि धर्म की और ये राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति की अंतिम सीमा क्या है। अब हम हर रोज़ अगर हलवा खाना शुरू कर दें तो एक सैचुरेशन स्टेज आती है कि ना यार अब और नहीं खाया जाता, बहुत हो लिया है, हलवे से जहर हो जाता है हलवा, ये हालत हो जाती है। तो राष्ट्रवाद ठीक है, हर भारतीय को राष्ट्रवादी होना चाहिए, देश के प्रति सम्मान होना चाहिए, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ राष्ट्रवाद का ढिंढोरा बजा बजा के मैं समझता हूँ लोगों के कान 2024 तक पक जाएंगे। और बीजेपी के पास मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसा कोई मुद्दा देश के आम जनमानस को देने के लिए है जो इनको नेशन वाइड कोई चीज़, कोई एक जन समर्थन वो दिला सके। या तो आप किसान मजदूर के लिए कोई करो जो कि नहीं करना चाहते, या फिर ऐसा कोई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ऐसा हो, वो भी ये करना नहीं चाहते। टोटल एक पूंजीवाद की और कम्प्लीटली हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित इकोनॉमी, पूंजीवाद समाजवाद मिलकर चलते थे। अब पूरी तरह से इन्होंने जो काम कर रखा है देश को 10 पूंजीपतियों के हाथों सौंपने का, तो 2024 तक जितना इसमें प्रगति होगी मैं समझता हूँ उतना ही ये जनता से दूर होते जाएंगे, और वो 2024 के चुनाव के डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। हमारे हरियाणा में लग रहा है कि फ्यूचर में 24 में सरकार बदल सकती है। ये लोगों के हिसाब से, मैं अपनी ओपिनियन नहीं, लोगों के हिसाब से जैसा शायद बदल जाए। बदलने का कारण क्या होगा और बदलने के बाद अल्टरनेट क्या होगा? वही तो अल्टरनेट है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली। मनोहर लाल खट्टर जी, मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ कि वो हरियाणा की राजनीति की मतलब है ना, उसको ताने बाने को और तारतम्य को नहीं समझ पाए। जैसे कहते हैं ना कि तासीर को समझना, मनोहर लाल खट्टर जी के पास हरियाणा की तासीर को समझने के लिए ना तो कोई टीम है जो बताएगी सोच समाज की कैसी है। क्यों इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, जैसे आपने बोला मैनेजमेंट एक घर घर तक है उनकी, तो सोच जानते तो होंगे, जान सकते तो होंगे। होता है कि तासीर का मतलब सिर्फ एक मैनेजमेंट का फंडा नहीं है। तासीर एक दिल से समझने की चीज़ है। आप दिमाग लगा के अच्छे मैनेजमेंट उनको बिठा के, ट्रेनीज को बिठा के, अच्छे आप PR टीम हायर करके, ये तो हो सकता है ब्रांडिंग करने की सोच लो, लेकिन लोगों के दिलों में कैसे उतरा जाए ये मनोहर लाल खट्टर जी को नहीं पता है। जैसे चौधरी देवीलाल को था, चौधरी छोटू राम को था, चौधरी चरण सिंह को था, यहाँ तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के पास वो नहीं है। हरियाणा की जनता चाहती है कम से कम शासन, और मनोहर लाल खट्टर तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना शासन, मतलब हर जगह पे कानून उड़ा बैठा है, हर जगह पे रेडी वालों का भी डाटा मांग रखा है, छोटे से छोटे। अब हलवाई को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा,
अगर आप पकोड़ा भी बनाते हुए कह रहे थे ना, पकोड़े समोसे भी बनाते हो तो दिल्ली से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इन्होंने जो आम आदमी के जीवन को दुख में बना दिया। दूसरा, हरियाणा में जो सबसे बड़ा इशू मैं समझता हूँ कि देखिए, पंजाब के बाद हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, और यहाँ जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से किसान आंदोलनों को हैंडल कराया गया, सीधे लाठियाँ मारेगी, किसान के इश्यूज़ को जिस तरीके से किसान को ही बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, किसान तकलीफ में वे 3 काले कानून मेरे को बर्बाद कर देंगे, और ये झूठे नाटक कर रहे हैं, ये तो बिला स्वर्णिम कानून है। अब समझदार जो आदमी है, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, जिसने खेती करी है, उसको पता है कि किसान को यदि सरकारी खरीद की गारंटी नहीं होगी, किसान को यदि अपना सुनिश्चित MSP नहीं होगा, तो किसान की खेती है जुए का सौदा। लेकिन ये उसको जुए से भी बड़े जुए का सौदा बनाना चाहते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि अच्छा काम है। तो ये जो है ना, मतलब कहते हैं ना, कोरा झूठ बोलना, सफ़ेद झूठ बोलना, उस सफ़ेद झूठ को बोलने से ऐसा सोचते हैं कि जनता कुछ नहीं देखती। लेकिन हरियाणा, मैं समझता हूँ पूरे देश में हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश बचा हुआ है जहाँ मजबूत आज भी विचार के लोग और ताकत के साथ जिंदा है। किसानों का जो आंदोलन है, रोड के ऊपर किसान बैठे कई जगह, पंजाब का आपको पता है, पंजाब में तो ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से हो रहा है। ये अब तक का आपके हिसाब से क्या रिकॉर्ड रहा है? पिपली में जो लाठीचार्ज होता है, CM मना कर देते हैं, डिप्टी CM बोलते हैं हुआ था, कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं निकलता आखिर में, और आगे क्या हो सकता है, कैसे होना चाहिए? देखिए, बताऊँ आपको साफ सी बात, फ़िलहाल हरियाणा की, मैं पंजाब की बात नहीं करूँगा, पंजाब का थोड़ा दूसरा विषय हो जाता है। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कांग्रेस की सरकार चाह रही है आंदोलन हो, खुली छूट दे रखी है, वहाँ अलग मामला है। हरियाणा प्रदेश में किसान चाह रहा है लड़ना, हरियाणा प्रदेश का किसान पता है ये सारा गलत हो रहा है, लेकिन ना तो जो नेता है वो हिम्मत कर रहे किसान तक जाने की। ये ऐसा काम हो गया कि फेसबुक किया हो गया सारा कुछ। जितने भी किसानों के नेता हैं, अब मेरे को हैरानी हो रही है कि गांव का दौरा करे हुए, गांव में प्रचार यात्रा निकाले हुए जो आज नेतृत्व कर रहे हैं, उनको जमाना बीत गया। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो डाल दी, भाई अरे भाई फलानी जगह पहुंच जाना, या कहीं 20 आदमी कहीं मंडी में मीटिंग कर ली, वहाँ पहुंच जाना। जो आम किसान को खड़ा करने के लिए मैंने, तब वो नहीं हो रही है। और एक मैं आपको बड़ी कड़वी बात बता देता हूँ कि हरियाणा का किसान चाहते हुए कि मैं इस आंदोलन का हिस्सा बनूं, इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन रहा है। ये जो पीपली में आंदोलन हुआ था, इसमें चलो गए हुए थे, शोर शराबा ज़्यादा था, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा नहीं था कि आम किसान के भीतर वहाँ जाने की कोई बड़ी कोई फीलिंग जैसे पैदा हुई, जैसे जाट आरक्षण आंदोलन में फीलिंग पैदा हुई थी, उसी तरह से लोग भड़के हुए हैं किसान। लेकिन उनको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करके और सरकार के आमने सामने करवाने के लिए मेरे को लगता नहीं कि ये जितने भी नेता हैं विलिंग हैं। अब बड़ौदा एक चुनाव था जहाँ आर पार से फैसला होना था, सरकार का सब कुछ दांव पे था, सभी को पता था, जहाँ किसान के मुद्दे पे ही मैं इसको जनमत संग्रह मान रहा था। बड़ौदा के चुनाव को शुद्ध किसान का हल्का है, मैंने खूब अच्छे शब्दों में कहा, माड़े शब्दों में, कड़वे शब्दों में, भाई जो तुम किसान नेता हो, जितने भी किसान एक्टिविस्ट हो, तुम बड़ौदा में आके यहाँ पोल क्यों नहीं खोल रहे? बड़ौदा में आके तुम खट्टर मनोहर लाल खट्टर, छोटे अपने चौटाले जो गुरनाम जी नहीं दिखे वहाँ पे इतने, टोटल एक आदमी भी नहीं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक स्टेटमेंट भी नहीं दी। अब मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने भी फ़ोन पे उनके साथ में, मैं भाई क्यों पीछे क्यों उठ रही, उन्होंने राजनीतिक बात नहीं, खुद गुरनाम चढ़ूनी ने चुनाव लड़ा, बाकी किसान नेताओं ने चुनाव लड़ा। एक बात बताओ, ये चीज़ क्यों, कौन मतलब आगे पर आ रहा है कि राजनीति, जब किसान जिसकी वजह से देश चलता है, राजनीति तो होगी ना उसके ऊपर, वही राजनीति करता है, उसकी वोट से राजनीति होती है, तो ये ऐसी क्यों भावना आगे लोगों में कि राजनीति नहीं करेंगे? ये देखिए, राजनीतिक दलों ने चला दी। राजनीतिक दलों को ये लगा किसान एक वोट बैंक के रूप में यदि इकट्ठा होकर वोट डालेगा, तो ये जो पूंजीपतियों से पैसा लेके और उनको खुली लूट का जो मौका देते हैं, इस परंपरा पर रोक लगानी पड़ेगी। इसके लिए ये चाहते हैं वे किसान जो है ना संगठित ना हो पाए राजनीतिक तौर पे। अब किसान सामाजिक आंदोलन करता रहता है, लेकिन राजनीति की ओर जैसे कदम बढ़ाता है तो तुरंत घोषित करते नो ना वो तुम्हारा नेता राजनीति होगा। इस खुद राजनेता ये बात कहते हैं। और लोग क्या है, हमारे देश में भोले लोग हैं, और भोले लोगों को यदि कुछ रंगी हुई भेड़ें आगे चलने के लिए मिल जाए ना, तो वो भेड़ चाल बन जाती है। और रंगी हुई भेड़ें ये पार्टियों वाले लोग हैं, ये पार्टियों वाले लोग लोगों में फीड करते हैं ये चीज़ें कि ना यार फलाना तो राजनीतिक है, संदीप भारती राजनीति, फलाना तो चुनाव लड़ेगा। अरे भाई चुनाव लड़के तो देश 72 साल में यहाँ तक पहुँचा है। अब सामाजिक रूप से कोई जन आंदोलन, कोई क्रांति होती है, वो सामाजिक सुधार के लिए होती है कि भी समाज में मान लो कोई बुराई है, कोई नैतिक बुराई है, सपोज भ्रष्टाचार है या और कोई इशू है। अब राजनीतिक तौर पे जिस इशू का समाधान होना है, किसान के मुद्दे तो सरकार ने देखने हैं, वो तो संसद विधानसभा तो गवर्नमेंट ही बनाती है, सरकार ही बनाती है। अब किसी सामाजिक आंदोलन से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनका समाधान होगा कैसे। एक प्रेशर ग्रुप तो बिल्ड हो जाता है, एक प्रेशर ग्रुप हो जाता है जो सरकार पे दबाव रखता है, वो चीज़ों को ठीक से देखे, लेकिन करना सरकार को ही है और सरकार का हिस्सा हो के वो करा जा सकता है। तो किसान के मुद्दे यदि राजनीति में नहीं होंगे तो मैं इस राजनीति को किसी काम की नहीं मानता। किसान नेता मानते हो कोई है आज के दिन?
ना मैं किसी को आज के दिन नहीं मानता। जिसको आप ये बोलते हो देखिए, कि मैं किसान अगर नेता है। पूरे फ्रेम की बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि मैं उनसे फिलहाल ऐसा नहीं है कि मैं उनकी 10 साल में लड़ाई लड़ के आया हूं। मैं 6 साल खट्टर साहब की सरकार से लड़ा हूं। दुष्यंत चौटाला को मैंने अच्छे से देखे आजमा के, उनके तारतम्य को, विपक्ष में थे तब भी, सत्ता में थे तब भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक वो चेहरा है जो फिलहाल किसानों को उम्मीद नजर आ रही है। मैं हो सकता है उनका विरोधी रहूं या उनके पक्ष में जाऊं। फिर एक बात बताओ मुझे, मैं बड़ौदा में गया, लोगों से पूछा हमने कि कांग्रेस क्यों। एक तो बात होती थी कि हुड्डा, कांग्रेस से फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, हुड्डा से फर्क पड़ता है। और दूसरा जो एक मेन रीज़न था जिसको हुड्डा से भी नहीं पड़ता, उसकी ये मजबूरी थी, उन्हें कांग्रेस को नहीं जिताना था, उन्हें भाजपा को हराना था, साफ सी बात ये थी। तो अल्टरनेट क्या दिखता है ये? अल्टरनेट देखिए, भाजपा यदि नेतृत्व परिवर्तन करे, अब भाजपा अपने आप को गैर जाटों की पार्टी के रूप में एक ब्रांडिंग करना चाहती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, स्वयंसेवक संघ हो चाहे भाजपा हो, अपनी आइडियोलॉजी में चलो हिंदू मुस्लिम की बात करें, लेकिन हिंदुओं को तो यूनाइट करने की बात करती है। अब जो किसान है या जाट है, ये क्या हिंदू नहीं है? अब जहाँ हिंदू मुस्लिम का चल रहा है वहाँ तो हिंदू मुस्लिम पे वोट लेते हैं, बंगाल में, बिहार में, अपने यूपी में, केरल में। जहाँ नहीं चल रहा वे जाति में बांट देते हैं, पटेल गैर पटेल में बांट दिया, जाट गैर जाट में बांट दिया। तो मेरे को इनकी विचारधारा पे कई बार बड़ा मतलब एक दुख होता है, गुस्सा आता है। तो हरियाणा में यदि नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी करे और काबिल आदमी को आगे करे तो कुछ नई संभावना पैदा हो सकती है। उसके अलावा तो इनका जाना मैं मानता हूँ कि तय है। 19 में नेतृत्व परिवर्तन की बात आती है तो इनके 7-8 मंत्री आ रहे थे, लगभग सारा मंत्रिमंडल हार गया था, एक आध को छोड़ दिया जाए तो नेतृत्व परिवर्तन की बात आए, जितनी ताकत अगर वोटर के हाथ में थी वो तो यूज़ कर ली उन्होंने, मंत्री पद से तो हटा दिए, लेकिन पार्टी के अंदर फिर भी बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, ताकत वही रहती है। देखिए, वो तो देखिए आदमी की काबिलियत पे बात है। एक चुनाव हारने से मैं नहीं मानता किसी की काबिलियत का कोई बड़ा फैसला हो जाता। चुनाव तो चरण सिंह सरकार के अंदर मंत्री होते हैं जो सरकार को चलाते हैं। अब मंत्री ही हारे हैं, उनके हल्के के लोग ही उनको पसंद नहीं करते, इनकी सरकार फेल हुई है कहीं ना कहीं। चलो ये तो जेजेपी आ गई, इनकी वजह से सरकार बन गई, नहीं तो बननी नहीं। अच्छा ये बताओ मुझे, 19 में हरियाणा में बीजेपी कैसे बनी, क्यों बनी? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण था लोकसभा चुनाव में जो एक तरफा मैंडेट आया था। 50% पे के लिए बीजेपी खड़ी थी, 10 की 10 सीटें 5-5, 7-7 लाख से जीती हुई थी। लोगों के दिमाग में ये था कि भाई इतनी मतलब बीजेपी है, एक तरफा है तो जीतेगी बीजेपी। यहाँ तक ये लगने लग गया था भाई एक सीट कौन सी जीतेंगे, किलोई पे भी लगने लग गया था भाई जोड़ घटा करके बीजेपी वाले हरा सकते हैं, कि लोकसभा में रुपेंद्र को हरा दिया था। तो ये आम आदमी जो है ना, आम आदमी, और ख़ास तौर पे जो फ्लक्चुएटिंग एक वोटर है, डिसाइडिंग जो लास्ट टाइम पे करता है, उसकी तादाद बढ़ गई है। अब ये सोशल मीडिया की जो पीढ़ी है ना, इसमें लोग लास्ट में जाके फैसला करने लगे, वो जो जीतेगा ना उसकी साइड झुकेंगे। अब पहले होते थे 5 से 7% जो लोग लास्ट में कहते थे यार मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो मौके पे दूंगा फैसला। अब वो 15 से 17, 18, 20% हो गए हैं। हल्के के हिसाब से बात करें विधानसभा में तो 25 से 30 हज़ार लोग ऐसे हो गए हैं जो आखिर में फैसला करते हैं भाव देख के। अब वो 25 से 30 हज़ार जो लोग हैं ना जी, उन्होंने लोकसभा चुनाव वाला माहौल देख के लास्ट के टाइम पे ऐसा कर दिया कि यार रानी तो बीजेपी है। अब जो 75 पार का नारा था वो लोगों के दिमाग में लग गया कि यार 10 सीटें ले रहे थे, बड़ा फैक्टर था ये। मैंने कहा ना, जो फ्लक्चुएटिंग वोट है, जो लास्ट में जाके राय बनाता, उसको लगा यार 75 नहीं आएंगे तो 55 आएंगे, सरकार तो ही नहीं की आनी, इसी को दे दो। तो ये बड़ा कारण था। आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे हमारे दोस्त थे, कलीग थे, साथ काम करने वाले, सभी ने बताया था कि 55-60 से ऊपर आएंगे। हाँ बिल्कुल, 57-58 का हम आंकड़ा मान रहे थे। बताऊं तो 57-58 का ये सोच रहे थे कि हाँ तो आएंगे भाई इनकी। इसकी कैसी रही थी आपकी प्रिडिक्शन बड़ौदा की? बड़ौदा की तो मेरी साफ थी। मेरा ये था कि यदि कोई बड़ा कोई गड़बड़ जाला नहीं करते, कोई मतलब जैसा कि बताते हैं मशीनें और ऐसी वैसी चीज़ें, तो यही मान रहे थे 8 से 10 हज़ार की जीत। तो यही हुई है? हाँ, जीत से। हाँ, तो संदीप भाई, हमारा दूसरा सवाल एक रैपिड फायर होगा। मैं आपको कुछ अलग अलग हमारी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, राजनेताओं के नाम बताऊंगा। कुछ स्टेट लेवल पे होंगे, कुछ नेशनल लेवल पे होंगे। उनके बारे में आपके दिमाग में एकदम से जो बात आती है, 1 या 2 लाइन के अंदर कंप्लीट करनी है आपको। करूँ स्टार्ट? टाइम का ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी एक आम किसान मजदूर परिवार से आए हुए नेता, जिनसे देश को बहुत उम्मीदें थी लेकिन वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे। अमित शाह शुद्ध घनघोर चाणक्य नीति पर चलने वाले, मानता हूं कि दूसरे सरदार पटेल किस्म के नेता। खट्टर हरियाणा के जनमानस पर एक मान लो बोझ। दुष्यंत चौटाला छोटी उम्र में बड़े सपने पालना और तंत्र मंत्र से पूरा करने की कोशिश करना, लेकिन वो सारे बैकफायर करेंगे और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबा इनकी राजनीति चलेगी। बलराज कुंडू संभावनाएं बहुत हैं लेकिन उनको
कठोर जो सत्य हैं राजनीति के वो सीखने पड़ेंगे, वरना ये राजनीति के गिद्ध जो है ना, बड़े बड़े ये गुंडे हैं, ये बड़े बड़े जो वो हैं, ये इनको जीरो कर देंगे। अब है चौटाला। अबे चौटाला आज की राजनीति पे मैं उनको फिट नहीं मानता हूँ। वो पुरानी 20 साल पुरानी राजनीति थी जब बातों से और व्यक्तियों से काम चल जाया करता। आज की तेज जरा राजनीति के लिए फिट नहीं मानता मैं उनको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के फिलहाल सबसे समझदार राजनेता। ओम प्रकाश चौटाला। वक्त को नहीं पहचान पाए, जिसका खामियाजा पार्टी को ख़त्म करवा के भुगताना पड़ा। दीपेंद्र हुड्डा। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि वो हरियाणा के जो इश्यूज़ हैं उनको एक आवाज़ बन के आगे लेके जाने का काम करेंगे। उम्मीद देखते हैं दीपेंद्र हुड्डा में। राहुल गांधी। बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा अवसर इतने बड़ी परिवार में पैदा होके, लेकिन उसका सदुपयोग ना कर पाए। राम कुमार गौतम। मुंह फट हैं, सीधे आदमी हैं, लेकिन फिलहाल हल्के पे बोझ बन गए हैं। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी हरियाणा नहीं देश की राजनीति के लिए ये मान के चलो हमारे जनमानस के लिए कोई मतलब आगे लेके जाने वाली चीज़ नहीं मानता। और आखिर में राजकुमार सैनी, उनके साथ तो आपका, उनके बारे में क्या सोचते हैं? राजनीति के लिए समाज का नाश करने वाले कंस कहूँ, रावण कहूँ, क्या कहूँ। अच्छा, इनके बारे में किस्सा हुआ था, मैं ज़्यादा नहीं जान पाया, मेरे छोटे ब्रदर ने बताया था। आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा मुझे, क्या बात थी, क्यों हुआ था? राजकुमार सैनी के साथ? हाँ जी। देखिए, राजकुमार सैनी ने एक मतलब जाति विशेष को टारगेट करके, अब हमारे बुजुर्गों में बातें चलती थी भाई ये राजकुमार सैनी तो हरियाणा का रावण हो गया, इसका कोई कुछ तो करो, इसका कॉलर का बटन तो तोड़ो कम से कम, इसको कुछ तो ये बताओ हम जिंदा हैं। तो हमने खाली ये बताने के लिए भी सारे जो समाज है ना मुर्दा नहीं है, इस समाज में सारे गाड़ी खा के घर जाने वाले नहीं है। या तो सभी को छोटा सा काम लोग रखिए, ग्रैब जाके कड़ा तेल ला दिया, एक थप्पड़ मार दिया। उस टाइम पे ये काम हरियाणा में किसी से नहीं हो पा रहा था। जितने हमने दिमाग लगाया, एक ये निकल के आ रहा था वे मारे जा सकते हैं मौके। गनमैन थे 10-11 तो अगले 47 वाले थे। उसके बाद पर्सनल गनमैन है, लोकल पुलिस की सुरक्षा मिलती न्यारी, अगले के आदमियों के बीच में काम करना। ऐसा तो है नहीं राजकुमार सैनी यहाँ बुढ़ाना में घूमता मिलेगा, कोने में अकेला खड़ा हो। तो हमने 5-7 बार जा जू के देखा, मैं मारे जा सकते हो।